तो आज हम एक ऐसे इंसान की कहानी में उतर रहे हैं जिसने उन सभी सवालों को पूछने की हिम्मत की जिनसे हम अक्सर बचते हैं। एक ऐसा इंसान जिसने हजारों साल पुराने परंपराओं और मॉडर्न साइंस दोनों को ही कटघरे में खड़ा कर दिया। हम बात कर रहे हैं ए नागराज और उनके दर्शन जीवन विद्या की। हाँ, और हमारे पास उनकी लिखी जीवन विद्या एक परिचय किताब है। तो हमारा मकसद सिर्फ ये बताना नहीं है कि उन्होंने क्या कहा। नहीं, बिल्कुल नहीं। मकसद है ये पड़ताल करना कि उनके तर्क कितने मजबूत हैं। ये एक व्यक्तिगत खोज की कहानी है जो एक पूरे दर्शन में बदल गई। और ये दर्शन मतलब आदर्शवाद और भौतिकवाद, या कह लें कि रिलीजन और साइंस, दोनों के पार जाने का दावा करता है। बिल्कुल। तो चलिए इस कहानी को शुरू से शुरू करते हैं। ए नागराज एक पारंपरिक वैदिक परिवार में पले बढ़े। चारों तरफ धर्म था, ग्रंथ थे, परंपराएं थी। लेकिन एक चीज उन्हें बचपन से ही खटकती थी। हाँ, वो देखते थे कि उनके बड़े बुजुर्ग जो उपदेश देते थे, जिन सिद्धांतों की बातें करते थे, उन बातों से वो खुद अपनी जिंदगी में खुश नहीं लगते थे। मतलब कथनी और करनी में एक फासला था। एग्जैक्टली। और यही से उनके पहले बड़े सवाल ने जन्म लिया। हाँ, और वो सवाल सीधा उस नीम पर चोट करता था जिस पर पूरी वैदिक परंपरा टिकी है। ब्रह्म सत्या जगत मिथ्या। जिसका मतलब है कि केवल ब्रह्म या ईश्वर ही परम सत्य है और ये दुनिया, ये जीवन एक भ्रम है, एक माया है। लेकिन नागराज का एक बहुत सीधा सा सवाल था। अगर हर चीज उसी एक ब्रह्म से निकली है तो फिर ये दुनिया मिथ्या या झूठी कैसे हो सकती है? ये तो ऐसा हुआ जैसे कोई कहे कि सूरज तो असली है लेकिन उसकी रोशनी नकली है। ये कैसे मुमकिन है? ये एक बहुत ही फंडामेंटल सवाल है। और जब उन्हें अपने गुरुओं और विद्वानों से इसका कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला तो उन्हें एक पारंपरिक रास्ता दिखाया गया, समाधि। उनसे कहा गया, तुम समाधि में जाओ, वहां तुम्हें सारे जवाब मिल जाएंगे। यानी जब तर्क काम ना करे तो अनुभव की शरण में जाओ। ठीक वैसे ही। और यही कहानी में एक बहुत दिलचस्प मोड़ आता है। क्या? सालों की साधना के बाद स्रोत के मुताबिक नागराज को समाधि का अनुभव तो हुआ, लेकिन उनके सवाल जस के तस बने रहे। उनके लिए ये एक बहुत बड़ी विफलता थी। एक मिनट रुकिए, यहाँ मुझे एक बात समझनी है। अगर ये पूरा दर्शन नागराज के एक बहुत ही निजी, एक गहरे अनुभव पर आधारित है, तो हम इसे एक सार्वभौमिक सत्य की तरह कैसे देख सकते हैं? मतलब क्या ये सिर्फ उनका अपना सच नहीं है? ये एक बहुत ही वैलिड पॉइंट है और शायद यही इस दर्शन की सबसे बड़ी चुनौती भी है और सबसे दिलचस्प बात भी। नागराज ने भी यही महसूस किया। अच्छा। उन्हें लगा कि समाधि काफी नहीं है। इसे ऐसे समझिए, समाधि उस लाइब्रेरी तक पहुंचना था जहां ज्ञान की सारी किताबें रखी हैं। ठीक है। लेकिन नागराज को एहसास हुआ कि वे वहां पहुंच तो गए पर किताबें पढ़ नहीं पा रहे। संयम उस लाइब्रेरी में बैठकर उन किताबों को पढ़ना और समझना सीखने की प्रक्रिया थी। वाह, ये एक बेहतरीन एनालॉग है। सिर्फ पहुंचना काफी नहीं था। तो संयम के बाद उन्हें जवाब मिले? स्रोत का दावा है कि संयम के जरिए उन्होंने अस्तित्व को उसके मूल रूप में अनुभव किया और इसी अनुभव से एक नया दर्शन पैदा हुआ, मध्यस्थ दर्शन या सह अस्तित्ववाद। हाँ, उनका कहना था कि अस्तित्व ना तो सिर्फ पदार्थ है जैसा विज्ञान कहता है और ना ही सिर्फ एक भ्रम जैसा अध्यात्म कहता है। सच इन दोनों के बीच में है। ठीक है, तो ये सह अस्तित्व का आइडिया आखिर है क्या? स्रोत इसे थोड़ा मुश्किल तरीके से समझाता है। व्यापक वस्तु में प्रकृति डूबी भीगी घिरी हुई है। हाँ, क्या हम इसे सरल भाषा में समझ सकते हैं? जरूर। नागराज का आइडिया असल में बहुत सरल है। सोचिए, एक स्पंज पानी में डूबा हुआ है। आप स्पंज और पानी को अलग नहीं कर सकते, वो हर जगह हर कण में एक साथ मौजूद हैं। नागराज कहते हैं कि पूरा ब्रह्मांड ऐसा ही है। मतलब एक सर्वव्यापी ऊर्जा या स्पेस है। हाँ, जो पानी की तरह है और हर चीज, ग्रह, तारे, इंसान, पेड़, जो स्पंज की तरह हैं, उसी में डूबे हुए हैं, उसी का हिस्सा हैं। तो कुछ भी अलग या एक दूसरे से संघर्ष में नहीं है। बिल्कुल, सब कुछ एक दूसरे का पूरक है। तो वो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वाली बात को पूरी तरह खारिज कर रहे हैं कि प्रकृति में सब कुछ संघर्ष पर आधारित है। बिल्कुल। वे कहते हैं कि भौतिकवाद या विज्ञान की यही सबसे बड़ी सीमा है। वो हर चीज को संघर्ष और अनिश्चितता के चश्मे से देखता है। और दूसरी तरफ आदर्शवाद है जो कहता है कि ज्ञान को बताया नहीं जा सकता, वो अनिर्वाचनीय है, उसे सिर्फ महसूस किया जा सकता है। नागराज ने कहा, ये दोनों ही रास्ते अधूरे हैं। लेकिन विज्ञान की ये आलोचना क्या थोड़ी ज्यादा सरल नहीं है? मेरा मतलब, विज्ञान तो सिर्फ ये बताता है कि प्रकृति में क्या हो रहा है। वो उसे बढ़ावा तो नहीं देता। हाँ, वो संघर्ष को बढ़ावा तो नहीं देता। वो तो बस एक ऑब्जर्वर है ना? ये एक बहुत जरूरी सवाल है और नागराज के आलोचक यही कहेंगे
लेकिन उनके दृष्टिकोण से जब आप दुनिया को सिर्फ पदार्थ और संघर्ष के रूप में देखते हैं तो समाज भी वैसा ही बन जाता है। और इसी आधार पर उन्होंने हमारे आधुनिक समाज का एक बहुत ही तीखा विश्लेषण किया। हाँ, वो 3 उन्माद या पागलपन वाली बात। हाँ, वो कहते हैं कि हमारा पूरा मॉडर्न समाज 3 तरह के पागलपन पर चल रहा है। पहला, अर्थशास्त्र में लाभोन्माद, यानी प्रॉफिट के पीछे एक न खत्म होने वाली दौड़। दूसरा, समाजशास्त्र में भोगोन्माद, चीजों को इकट्ठा करने और उपभोग करने का जुनून। और तीसरा, मनोविज्ञान में कामोन्माद, इच्छाओं और कामनाओं के पीछे की अंधी दौड़। सच कहूं तो ये विश्लेषण आज के दौर में बहुत सटीक लगता है। सोशल मीडिया से लेकर हमारी इकोनॉमी तक सब कुछ इन्हीं 3 चीजों पर तो चल रहा है। और नागराज कहते हैं कि इन सब का मूल कारण वही अधूरा दर्शन है। या तो हम खुद को सिर्फ एक मशीन मानते हैं, यानी भौतिकवाद, या एक रहस्यमयी आत्मा, यानी आदर्शवाद। जबकि समाधान इन दोनों के बीच सह अस्तित्व को समझने में है, जिसे वो समाधानात्मक भौतिकवाद कहते हैं। और उनका ये सवाल जवाब का सिलसिला सिर्फ दर्शन तक ही नहीं रुका। नहीं, उन्होंने इसी नजरिए से हमारे समाज की सबसे बड़ी संस्थाओं जैसे हमारे संविधान और अदालतों को भी देखा। और वहां भी उन्हें गहरे विरोधाभास दिखे। हाँ, स्रोत में उनके कुछ सवाल दिए गए हैं जो आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं। जैसे उन्होंने पूछा कि हमारे संविधान में राष्ट्रीय चरित्र की कोई स्पष्ट परिभाषा क्यों नहीं है, या ये कि जब चुनाव वोट और नोट यानी पैसे के गठबंधन से जीते जाते हैं तो एक सच्चा जनप्रतिनिधि कैसे चुना जा सकता है। और उनका सबसे तीखा सवाल तो धर्मनिरपेक्षता पर था। हाँ, कि हमारा संविधान एक तरफ सेक्युलरिज्म और बराबरी की बात करता है, लेकिन दूसरी तरफ जातियों और आरक्षण का जिक्र भी करता है। वो इसे एक बड़े विरोधाभास के तौर पर देखते थे। और न्याय व्यवस्था पर उनकी टिप्पणी तो और भी ज्यादा चौंकाने वाली है। स्रोत में एक घटना का जिक्र है। हाँ, जहाँ उन्होंने भारत के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश से पूछा कि क्या अदालतें न्याय करती हैं? और जवाब क्या मिला? जवाब मिला, हम फैसले करते हैं, न्याय नहीं। अरे, ये तो बहुत बड़ी बात है। हाँ, देश के सबसे बड़े जज का ये कहना कि अदालतें न्याय नहीं करती, ये तो पूरे सिस्टम पर ही एक सवालिया निशान है। बिल्कुल। और नागराज के लिए ये सब इस बात का सबूत था कि हमारी मौजूदा व्यवस्थाएं, चाहे वो सरकार हो, कानून हो या शिक्षा हो, अपनी जड़ में ही खोखली हो चुकी हैं। हाँ, ठीक है, तो अगर सारी व्यवस्थाएं फेल हो चुकी हैं, तो समाधान क्या है? नागराज इसका क्या जवाब देते हैं? उनके अनुसार समाधान किसी बड़ी क्रांति या राजनीतिक बदलाव में नहीं है। तो फिर किस में है? समाधान एक बहुत ही छोटी और बुनियादी इकाई से शुरू होता है, परिवार। वे परिवार मूलक स्वराज्य व्यवस्था का प्रस्ताव करते हैं। सुनने में तो ये बहुत अच्छा लगता है, लेकिन क्या ये थोड़ा ज्यादा आइडियलिस्टिक नहीं है? आज की दुनिया में जहां परिवार खुद टूट रहे हैं, हम पूरी व्यवस्था का आधार परिवार को कैसे बना सकते हैं? ये प्रैक्टिकल कैसे होगा? ये एक वाजिब सवाल है। नागराज का तर्क था कि सच्चा न्याय कानूनों या अदालतों से नहीं, बल्कि रिश्तों की सही समझ से आता है। और रिश्ते परिवार में ही सीखे जाते हैं। बिल्कुल। उनका आइडिया टॉप डाउन अप्रोच की जगह बॉटम अप अप्रोच का था। सत्ता ऊपर से नीचे नहीं, बल्कि परिवार से शुरू होकर ऊपर की ओर जाए। तो इन सभी समस्याओं की जड़ क्या है और इसका अंतिम समाधान क्या है? नागराज के लिए इन सभी समस्याओं की जड़, चाहे वो व्यक्तिगत दुख हो या सामाजिक अव्यवस्था, सिर्फ एक है। क्या? नासमझी। नासमझी। और इसलिए समाधान भी एक ही है, समझदारी। ये थोड़ा ज्यादा सरल नहीं लगता? पहली नजर में लगता है, लेकिन उनके दर्शन की गहराई इसी में है। वो कहते हैं कि इंसान दुखी इसलिए है क्योंकि वो जीव चेतना में जी रहा है। जीव चेतना? हाँ, ये मूल रूप से हमारा सर्वाइवल मोड है। बस 4 चीजों पर ध्यान देना: आहार, निद्रा, भय और मैथुन। हाँ, खाना, सोना, सुरक्षा और परिवार बढ़ाना, जानवरों की तरह। और सुख किसमें है? सुख है मानव चेतना में जीने में, जो सिर्फ समझदारी से आती है। और इस समझदारी का मतलब क्या है? मतलब है अस्तित्व को सह अस्तित्व के रूप में देखना। ये समझना कि कुछ भी संघर्ष में नहीं है, सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा है और पूरक है। और ये समझदारी आएगी कहाँ से? शिक्षा से, लेकिन मौजूदा शिक्षा से नहीं, जिसे वो सिर्फ सूचना और कौशल देने वाली मानते हैं। वो शिक्षा के मानवीकरण की बात करते हैं? हाँ, एक ऐसी शिक्षा जो सोचना सिखाए, जीना सिखाए और रिश्तों को समझना सिखाए। स्रोत में बिजनौर के एक स्कूल का उदाहरण भी है ना? हाँ, एक बहुत ही दिलचस्प उदाहरण। वहां इस दर्शन पर आधारित शिक्षा दी गई और दावा ये है कि नतीजा उल्टा हुआ। उल्टा कैसे?
आमतौर पर माना जाता है कि बच्चे पर उसके माहौल का असर पड़ता है, लेकिन वहां के छात्रों ने अपने परिवार और अपने माहौल पर सकारात्मक असर डालना शुरू कर दिया। वाह, ये उनकी उस बात को साबित करता है जो मुझे बहुत दिलचस्प लगी। कौन सी? सही में हम एक हैं, गलती में अनेक। बहुत खूब। जैसे गणित के किसी सवाल का सही जवाब सिर्फ एक होता है, लेकिन गलत जवाब करोड़ों हो सकते हैं। उनका मानना है कि समझदारी हम सभी को एक ही समाधान पर ले आती है, जबकि नासमझी हमें अनगिनत तरीकों से बांटती है और उलझाती है। लेकिन फिर वही सवाल, अगर समझदारी ही एकमात्र समाधान है, तो क्या ये इंसान के स्वभाव की दूसरी जटिलताओं को नजरअंदाज नहीं कर रहा है? जैसे सत्ता का लालच, ईर्ष्या, गुस्सा। क्या सिर्फ समझ जाने से ये गहरी भावनाएं खत्म हो जाएंगी? और यही इस दर्शन के सामने सबसे बड़ी चुनौती है। क्या ये मानव स्वभाव को कुछ ज्यादा ही आशावादी नजर से देख रहा है? या क्या वो ये मानते हैं कि ये सारी नकारात्मक भावनाएं हमारी मूल प्रकृति है ही नहीं? हाँ, कि वो सिर्फ नासमझी के साइड इफेक्ट्स हैं। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हमें खुद खोजना होगा। तो आज हमने एच नागराज के जीवन विद्या दर्शन की गहराइयों में गोता लगाया। ये सिर्फ एक आध्यात्मिक विचार नहीं है, बल्कि हमारे जीने के तरीके, हमारी शिक्षा, हमारी राजनीति और हमारे समाज पर एक मौलिक सवाल है। हमने देखा कि कैसे एक व्यक्ति के मन में उठे कुछ सीधे सरल सवालों ने एक ऐसे दर्शन को जन्म दिया जो सदियों पुरानी परंपराओं और आधुनिक विज्ञान दोनों को चुनौती देता है, और समाधान के रूप में सह अस्तित्व और समझदारी का एक रास्ता सुझाता है। और ये हमें एक आखिरी बहुत ही दिलचस्प सवाल के साथ छोड़ जाता है। स्रोत में नागराज एक विरोधाभासी लेकिन बहुत सोचने वाली बात कहते हैं। एक तरफ वो कहते हैं कि हमारी सभी बड़ी व्यवस्थाएं, सरकार, धर्म, व्यापार, शिक्षा सड़ चुकी हैं। लेकिन साथ ही वे ये भी कहते हैं कि हर इंसान दिल से 51% से ज्यादा अच्छा है। हाँ। अगर ये दोनों बातें सच हैं, तो ये एक बहुत बड़ा पजल खड़ा करता है। क्या इसका मतलब ये है कि अच्छे लोग स्वाभाविक रूप से खराब व्यवस्थाएं बनाते हैं, या फिर हमारी खराब व्यवस्थाएं लोगों की अच्छाई को धीरे धीरे खत्म कर देती हैं? ये एक तरह का चिकन एंड एग प्रॉब्लम है। और शायद कोई भी एक दर्शन इस चक्र को तोड़ने का अकेला जवाब नहीं दे सकता।